हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज कक्षा 12वीं के अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अध्याय 1 में हम फलन के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। फलन क्या होता है, विभिन्न फलनों के प्रकार। लेकिन यहाँ एक विशेष फलन त्रिकोणमिति फलन के प्रतिलोम को जानना है, उसके बारे में हमें इस किताब में पढ़ना है। आप जानते हैं फलन क्या होता है। अध्याय 1 में आप जान चुके होंगे फलन क्या होता है। बताने का थोड़ा प्रयास करते हैं। फलन क्या होता है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, कहने का मतलब ये फलन होता है और ये ए बी में एक नियम बताता है और नियम है एफ एक्स बराबर वाई का, जहाँ पे प्रत्येक ए एक्स बिलोंग करता है ए से, अर्थात समुच्चय ए का अवयव है एक्स। इसको पढ़ते हैं अवयव। समुच्चय ए होगा, उसके कुछ अवयव यक्स को कहेंगे। समुच्चय ए का अवयव यक्स है और ये यक्स इसका प्रत्येक अवयव माना जाएगा। प्रत्येक बाई जो है बिलोंग करेगा बी से, अर्थात बी का अवयव बाई होगा। ये फलन की परिभाषा होती है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं, ये समुच्चय ए को प्रांत कहते हैं, अर्थात डोमेन, और समुच्चय बी को परिसर कहते हैं, अर्थात रेंज। समुच्चय ए को प्रांत, समुच्चय बी को रेंज कहते हैं। इस प्रकार कुछ फलन को परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को जानेंगे। जैसे अध्याय 1 में कोई फलन, उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं, कोई फलन 2x का था। अब इस फलन को हमें प्रतिलोम में बदलना होता था, तो हम क्या करते थे, मानते थे एफ एक्स इक्वल टू बाई मानते थे, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू बाई। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो बाई अपान 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका प्रतिलोम निकालते थे तो x एफ इनवर्स बाई, यक्स के स्थान पर एफ इनवर्स बाई रख देते थे, तो एफ इनवर्स बाई इक्वल टू बाई अपान 2। ये फंक्शन, इसका प्रतिलोम फलन कहा जाता था। इस फलन का ये प्रतिलोम फलन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें एक विशेष फलन त्रिकोणमिति फलन की बात करनी है। और हम जानते हैं त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं। क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। ये हम 10वीं 11वीं में पढ़ चुके हैं। अब इसके प्रतिलोम फलनों की बात करनी है। सबसे पहले हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के डोमेन और रेंज की बात करेंगे, क्योंकि आगे डोमेन रेंज की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो पहले हम साइन फलन की डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन रेंज बता दिया हूँ, जो फंक्शन में पुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसे हम
रेंज कहते हैं, अर्थात परिसर कहते हैं। जैसे हम फिर से समझा देते हैं इसको, जैसे इसको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। f(x) बराबर 2x दिया गया है। यदि हम इसमें 1 पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2। इस फंक्शन में 2 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4। तो ये जो रख रहे हैं 1 2, ये जो रख रहे हैं इसको कहते हैं प्रांत, अर्थात डोमेन। और जो हमें ये मिल रहा है इसको कहते हैं परिसर, या फिर इसको कहेंगे कोडोमेन। कोडोमेन कहते हैं, परिसर कहते हैं, या फिर सहप्रांत। मतलब कि फंक्शन में जो मान रखा जाता है उसको प्रांत डोमेन कहते हैं, और जो फंक्शन में मान रखने के बाद जो मान हमें मिलता है उसे हम सहप्रांत, परिसर, कोडोमेन आदि नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन फलन के बारे में, साइन फलन के डोमेन और रेंज अर्थात प्रांत परिसर की बात करनी है। तो यहाँ पे इसका एक कॉलम बना लेते हैं, इधर प्रांत का, प्रांत, और इधर परिसर का। इसको स्केल से अच्छे से बना देते हैं। सबसे पहले साइन फलन को लेते हैं। साइन फलन, साइन थीटा, थीटा, साइन थीटा फलन की बात अगर करते हैं तो इसका प्रांत r होता है। r मीन्स रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तभी संख्या। और जो इसका परिसर हमें प्राप्त होता है -1 से 1 तक, अर्थात साइन थीटा में थीटा के स्थान पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 1000 डिग्री आदि मान, कोई भी मान हो, कोई भी मान अगर थीटा के स्थान पर रखते हैं तो साइन का जो वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच का होता है। ये जो मान रख रहे हैं इसको हम कहेंगे डोमेन, प्रांत कहेंगे, और जो हमें मिल रहा है उसको कहेंगे परिसर, अर्थात ये परिसर है और ये इसका क्या है, प्रांत, डोमेन। इसी प्रकार cos x या cos थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, फलन का जो डोमेन होता है वो भी वास्तविक संख्या r होता है, और जो परिसर मिलता है मुझे -1 से 1 तक होता है। tan थीटा फलन का परिसर और डोमेन की बात करते हैं तो इसका परिसर r -2n+1 π/2, जहाँ n लिख सकते हैं पूर्णांक, क्योंकि इसके बारे में जानने का प्रयास हम करते हैं। π/2, 3π/2, 5π/2, माइनस के टर्म को ले लेते हैं, -π/2 आपका हुआ, -3π/2 आदि मानों के लिए tan, यहाँ पे यदि ये मान रखते हैं तो tan का मान इनफाइनाइट होता है, अर्थात 1/0 होता है, इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब ये सभी मानों के लिए परिभाषित हो जाता है, इसलिए इसको r में इन सभी मान के टर्म को हटाएंगे। इस टर्म को है, ये विषम टर्म है, π/2 विषम टर्म को हमें हटाना पड़ेगा। तो विषम संख्या के लिए प्रतीक 2n+1 ये विषम संख्या कहते हैं, इस नंबर को विषम संख्या कहते हैं। इस विषम संख्या को π/2 लिख दिए तो ये विषम टर्म ऑफ π/2, इसका मीन्स हुआ π/2 का विषम टर्म। अभी सम टर्म की बात होती तो n
2n पाई बाई 2, ये सम टर्म है। 2n सम टर्म का प्रतीक है और 2n प्लस 1 ये विषम टर्म का प्रतीक है। लेकिन 10 विषम टर्म पाई बाई 2 अर्थात विषम टर्म पाई बाई 2 के लिए अपरिभाषित होता है, इसलिए r में से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को घटाएंगे, जहाँ n पूर्णांक है अर्थात -1 -2 2 3 0 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। इसका परिसर r होता है अर्थात वास्तविक संख्या। कॉट यक्स की कॉट फलन की बात करा जाए, कॉस थीटा फलन की बात किया जाए, तो इसमें r माइनस n फाई, जहाँ n पूर्णांक होता है, अर्थात कॉट जो होता है पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस का टर्म 2 माइनस पाई -3 पाई आदि मानों के लिए परिभाषित होता है। इसलिए इसमें n पाई को हटा देते हैं और इसका जो परिसर प्राप्त होता है r होता है। सेक इसी प्रकार सेक थीटा फलन का ये सब 11वीं में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं इसका। सेक यक्स फलन का r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 घटा देते हैं, जहाँ n पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और इसका जो परिसर होता है r -1 से 1 तक, -1 और 1 के बीच का r में माइनस होता है। कॉसेक थीटा फलन का r माइनस n पाई, जहाँ n पूर्णांक है, को हटा देते हैं और r -1 इसका परिसर होता है। ये सभी प्रांत और परिसर को हमें जानना पड़ेगा। साइन फलन, कॉस फलन, टैन फलन, कॉट फलन, सेक फलन, कॉसेक फलन आदि के प्रांत और परिसर लिखे गए हैं, जिन्हें आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। साइन का वास्तविक संख्या होती है -1 तक परिसर होता है। कॉस यक्स प्रांत वास्तविक संख्याएं होती है अर्थात r, परिसर -1 से 1 तक होता है। टैन फलन r माइनस विषम संख्याओं वाला पाई बाई 2, विषम टर्म ऑफ पाई बाई 2 को हटा दिया जाता है और इसका जो परिसर होता है वो r होता है। कॉट थीटा का r माइनस n पाई टर्म अर्थात पाई वाले जितने भी टर्म हैं उन सभी मानों के लिए कॉट अपरिभाषित होता है, इसलिए r में घटाया गया है और परिसर r लिखा गया है। इसी प्रकार आप इसको तैयार करेंगे। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के हमें प्रतिलोम को जानना पड़ेगा और प्रतिलोम जानने के लिए डोमेन रेंज की आवश्यकता पड़ेगी। अब इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय फलनों के हमें प्रतिलोम को जानना है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन रेंज, प्रांत, परिसर के बारे में जाना। अब त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम के बारे में जानना है, वो क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं एक फलन f such that a tends to b, जहाँ आपको पता होगा a डोमेन होता है और b रेंज होता है। हिंदी में कहें तो डोमेन माने प्रांत, रेंज माने परिसर। और एक फलन दिया है f(x) = y। ये एक फलन परिभाषित है a tends to b और f(x) = y, जहाँ x बिलोंग करता है a से, y बिलोंग करता है b से। इस प्रकार का कोई फलन दिया गया है, इस नियम से परिभाषित फलन है।
तो यह इस फलन का प्रतिलोम तभी निकाल सकते हैं जब ये फलन एकाकी आच्छादक फलन होगा। यदि ये फलन एकाकी आच्छादक फलन नहीं है तो हम इसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह फलन एकाकी और आच्छादक फलन होना चाहिए। यदि यह फलन दिया गया फलन एकाकी और आच्छादक फलन है तो इसका प्रतिलोम फलन संभव होगा। प्रतिलोम फलन संभव होगा और इसको हम x बराबर f इनवर्स y के रूप में लिख सकते हैं। यदि ये फलन एकाकी और आच्छादक फलन नहीं है तो हम इसका प्रतिलोम निकाल नहीं सकते हैं, अर्थात इसके रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक विशेष फलन के बारे में बात कर रहे हैं और फलन है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, हमें त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के पहले फलन sin x के बारे में। मैं शुरू में बता चुका हूँ sin x का डोमेन R और रेंज जो होता है -1 से 1 तक होता है। -1 और 1 तक होता है। इसका डोमेन R और रेंज -1 से 1 तक। पहले हमें जानना पड़ेगा एकाकी और आच्छादक फलन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, अध्याय 1 में पढ़ चुके होंगे आप। यदि एक समुच्चय A और एक समुच्चय B है, ये समुच्चय A और ये समुच्चय B, और यह एक नियम द्वारा परिभाषित है, वो है फलन f। इसी की बात अगर करा जाए तो ये आपका डोमेन वाला फंक्शन और ये है रेंज का फंक्शन किसी फलन का। मान लीजिए ये फलन का है f(x) = y फलन का ये डोमेन वाला समुच्चय और ये आपका रेंज वाला समुच्चय। दो समुच्चय दिए गए हैं, ये डोमेन वाला समुच्चय है और ये आपका परिसर वाला अर्थात रेंज वाला समुच्चय है। तो एकाकी इस फलन को एकाकी होने के लिए इस फलन को डोमेन के एक एक अवयव अर्थात समुच्चय A के एक एक अवयव समुच्चय B से संबंधित। तो इस फलन को एकाकी फलन होने के लिए समुच्चय A का, ये जो डोमेन वाला है उसको हम मान रहे हैं समुच्चय A, तो समुच्चय A में जो अवयव होगा उसका एक एक से संबंध होना चाहिए समुच्चय B से। अर्थात समुच्चय A का एक एक अवयव समुच्चय B के एक एक अवयव से संबंधित हो तो ये एकाकी फलन होगा। और आच्छादक फलन क्या होता है? समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A से संबंधित हो। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये डोमेन A और ये B का है, इसमें अवयव 1 2 3 4 इधर मान लेते हैं A B C D E, ये इसके अवयव हैं। 1 का संबंध A से है, 2 का संबंध B से, 3 का संबंध C से, 4 का संबंध D से है। अर्थात ये समुच्चय A का एक अवयव इसके एक अवयव से संबंधित हो, सिर्फ और सिर्फ एक अवयव से संबंधित हो, तभी वह एकाकी फलन होगा। एकाकी का मीन्स एक का एक के साथ, इधर का एक इधर के एक के साथ संबंधित हो,
इधर का एक इधर के एक के साथ संबंधित हो तभी यह एकाकी फलन होगा। और आच्छादक की बात करें, इधर का सभी अवयव इधर के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, अर्थात इसमें ए बी सी डी यह इधर के अवयव से संबंधित है, लेकिन ई समुच्चय ए के अवयव से संबंधित नहीं है, तो यह आच्छादक फलन नहीं होगा। अगर यहाँ 5 लिखा है और ई का संबंध 5 से है तो यह आच्छादक फलन होगा। यदि इस प्रकार का दिया गया है 1 2 3, इधर ए बी सी, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ, 1 4 लेकर इसको संबंध कर लेते हैं, तो यह एकाकी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर के दो अवयव 1 और 2 इधर के एक अवयव से संबंधित हो रहा है, तो यह फलन जो होगा एकाकी फलन नहीं होगा, लेकिन आच्छादक फलन होगा। इधर एक भी संख्या, एक भी अवयव नहीं बचा है। अगर इधर कोई डी होता जो बचा होता तो ये भी आच्छादक ना होता, लेकिन यहाँ डी उपस्थित नहीं है तो ये आच्छादक होगा। एक और उदाहरण लेकर चलते हैं। इधर ए बी सी डी इधर दिया है 1 2 3 4, कोई भी समुच्चय हो सकता है, कोई भी अवयव हो सकता है। इधर का ए इसके एक के साथ संबंधित है, 2 बी 2 के साथ संबंधित है, सी 3 के साथ संबंधित है और डी 4 के साथ संबंधित है। तो यह इधर का एक अवयव इधर के एक अवयव से संबंधित है, अर्थात यह फलन एकाकी होगा। और बी में एक भी अवयव नहीं बचे हैं, इसलिए यह आच्छादक भी होगा। ये एक छोटी सी बात आपको समझ लेनी है। आप अध्याय 1 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं साइन यक्स के ग्राफ के बारे में और साइन यक्स के डोमेन रेंज एकाकी आच्छादक उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें एक विशेष फलन त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हमें जानना है। तो चलिए साइन यक्स के बारे में जानते हैं। साइन यक्स, अब साइन यक्स को हमें प्रतिलोम के रूप में लिखना है, और प्रतिलोम के रूप में हम तभी लिख सकते हैं जब साइन यक्स एक एकाकी आच्छादक फलन हो। तो पहले हम इसे चेक करते हैं कि साइन यक्स एक क्या एकाकी आच्छादक फलन है कि नहीं। यदि साइन यक्स यहाँ मान लेते हैं एफ यक्स मान लेते हैं बराबर बाई है, इसमें हम मान पुट करते हैं एफ यक्स में 0 डिग्री पुट करते हैं, तो ये आता है साइन 0 अर्थात 0, मान बाई का मान 0 आया। यक्स का मान 90 पुट करते हैं तो साइन का मान 1 आता है, अर्थात बाई का मान 1 आया। यक्स का मान 90 पुट करने से बाई का मान 1 आता है। यदि इसमें हम मान प्रूव करते हैं 180 डिग्री का, तो साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, अर्थात बाई का मान 1 आया। यदि हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं कि ये डोमेन वाला फंक्शन, इसमें हम 0 पुट किए, 90 पुट किए, 180 पुट किए, इधर 0 मिला और 1 मिला, अर्थात 0 पुट किए तो 0 मिला, 90 किए तो 101 मिला, 180 डिग्री किए तो 0 मिला। तो क्या यह एकाकी आच्छादक फलन है? नहीं है, यह एकाकी आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि इधर के दो अवयव इधर के एक अवयव से संबंधित हैं। थीटा 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सभी मानों के लिए साइन सिर्फ एक मान देता है और मान है 0। तो ऐसे बहुत सारे साइन यक्स के डोमेन हैं जिसके लिए वह सिर्फ और सिर्फ एक मान देता है। तो साइन यक्स
एकाकी फलन नहीं है, और जब ये एकाकी फलन नहीं है तो इसका प्रतिलोम हम नहीं निकाल सकते हैं।